नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के सवा 9 बजे का सेशन आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है वो सेशन होता है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम लोग इसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देखते हैं नियमित रूप से। आप लोगों की जो है वो डिमांड आ रही थी कि सर राजनीतिक विचारकों को करा दीजिए, तो आज से मैं आप लोगों के लिए जो है वो राजनीतिक विचारकों का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को देखेंगे। तो चलिए, एक बार जो है वो थोड़ा-सा विलंब हो गया है। स्ट्रीम को लेके जो है वो थोड़ी-सी समस्या आ रही थी सर्वर पे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा विलंब हुआ है, तो आप लोग उसके लिए क्षमा करेंगे। और एक बार तेज़ी से आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप सभी को जो है ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। एक बार तेज़ी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आपको ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब तक आप लोग कमेंट करते हैं तब तक आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का सेशन आपको जो है वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को देखने को मिलता है। साथ में जो है वो सवा 9 बजे से आप सभी को हिस्ट्री का जो सेशन है वो आपके बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो है वो हिस्ट्री का सेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बारी-बारी से मुझे तो नहीं चलें, क्या नहीं आता है? तो हम लोग जो है, जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपसे जो है वो पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता हो, हिस्ट्री पूछा जाता हो, उन सब के लिए जो है समान रूप से महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप हमारे साथ नियमित रूप से रात के सवा 9 बजे जुड़िए और जो है इस प्रैक्टिस सेशन से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का भी सेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ज्योग्राफी का सेशन दोपहर में 12:15 बजे से चल रहा था, लेकिन अब इसके समय में जो है वो परिवर्तन कर दिया गया है। या आपको ज्योग्राफी का जो सेशन है, ये आपको शाम के 6 बजे से देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपसे ज्योग्राफी पूछा जाता हो, तो आप सभी के लिए जो है यह एक इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोग नियमित रूप से शाम के 6 बजे से जुड़िए और ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है एक बढ़िया मौका है कि आप जो है वो ज्योग्राफी का भी रिवीजन आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। तो अब आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे यदि आप देखेंगे तो शाम को 6 बजे से आपको जो है वो ज्योग्राफी मिलेगा। शाम को 7 बजे से आपको जो है इकोनॉमिक्स मिलेगा। आपको जो है रात के 9 बजे जब हम लोग बात करते हैं, तो 9 बजे के सेशन में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको जो है वो पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, और आपके बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को आपको जो हिस्ट्री मिल जाएगा। तो आपके चारों सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के हैं, वो आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे जो है वो कवर हो जा रहे हैं। तो आप लोग नियमित रूप से जुड़िए और जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको चुन के अपनी तैयारी जो है वो को और पुख्ता करिए। अब चलेंगे सीधे आज के अपने सेशन की तरफ, और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग लेंगे। सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, बस इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है कि जे रूसो के अनुसार इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कौन सा कथन सही है। आपको पहला कथन दिया है कि सामूहिक हित महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा दिया है कि बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं। दिया हुआ है तीसरा, सैन्य अफसर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। और चौथा दिया हुआ है कि व्यक्तिगत स्वार्थपरकता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है इनके संदर्भ में सही है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। और एक चीज आप लोग जो है वो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, उससे पहले आप लोग जो है, यदि आपने प्रश्न को रट रखा है तो आप लोग जो है बस आर कमेंट करिए। और यदि आप जो है वो प्रश्न को समझ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग सी कमेंट करिए। चलें, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, रट रखा है, रट के आप उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर रटा हुआ है, तो आर जो है वो कमेंट कर दीजिए। और यदि आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है सीओ क्लियर का सीओ लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है वो क्या लिखना चाहते हैं, आपको बहुत लंबा नहीं लिखना है।
चलें, दिया है कि जे रूसो के अनुसार जो है वो कौन-सा कथन सही है, आपको सही कथन का चुनाव करना है। इसमें कहा गया है कि सामूहिक हित जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि रूसो अपनी सामान्य इच्छा की अवधारणा में जो है वो सबसे पहले सबसे ऊपर किसको रखते हैं सामूहिक हित को। तो यह भैया गलत हो जाएगा। आपको दिया है बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं, भैया बहुसंख्यक जो है वो सदैव सही नहीं होते हैं। यहाँ पे सामान्य इच्छा की अवधारणा में केवल और केवल जो हो सभी की नैतिक इच्छा को शामिल किया गया था। नैतिक इच्छा को जो है वो शामिल किया गया है। वहीं तीसरे में कहा गया है कि सैन्य अफसर जो है वो राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। ऐसा जो है रूसो का कोई विचार नहीं है, तो आपको इसको जो है वो गलत करना पड़ेगा। तो जब बात करते हैं कि व्यक्तिगत जो है वो स्वार्थपरकता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, तो यह आपके जो है वो रूसो का विचार है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था, जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? आपको प्लेटो, बोधा, मैकियावेली और अरस्तू दिया हुआ है, किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। किसी ने नहीं बताया कि आप लोग आंसर रट के कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? चलें भैया। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए, लाइक और शेयर करने में कंजूसी आप लोग ना करें कृपया। चलें, रोहित जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोग उत्तर करेंगे कि इनमें से कौन-सा जो है वो सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आपको प्लेटो, बोधा, मैकियावेली और अरस्तू दिया है। मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए, क्या दिया था इन्होंने? सरकार का जो सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था, अरस्तू महोदय ने वो किस रूप में किया है? कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे। चलें। चलें, तो आप सभी का उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए आ रहा है। यदि आप अरस्तू महोदय के विचारों को देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया। तो सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं, आप सभी को पता है मुख्य रूप से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की बात की थी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सरकार किस तरह की जो है किस तरह के सरकार का इन्होंने जो है वो उल्लेख किया था, तो ध्यान रखिएगा अरस्तू महोदय महोदय बात करते हैं एक तंत्र की। अरस्तु महोदय आपके एक तंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र की बात करते हैं, आपके जो है वो बहुतंत्र की बात करते हैं, बहुतंत्र की बात करते हैं। तंत्र को ही जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने जो है वो संवैधानिक तंत्र भी कहा था, संवैधानिक तंत्र भी कहा था और साथ में इनका जो है वो मानना है कुलीन तंत्र। तो इन्होंने जो है वो कुलीन तंत्र की बात की है, तो ध्यान रखिएगा। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अरस्तू महोदय का जो सुव्यवस्थित वर्गीकरण है वो आपके एक तंत्र, राजतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र और कुलीन तंत्र के रूप में दिया गया। उत्तर आपका जो होगा इसमें डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि रूसो के द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है भैया। आपको दिया हुआ है जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र और राजतंत्र। चलें। जी, बिल्कुल। आएँगे उस पे रमाशंकर जी, जानबूझ के उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न खराब हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। चलें, तो ध्यान रखिएगा कि जनतंत्र, संवैधानिक तंत्र की जो है वो बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी। शब्दों में अंतर हो सकता है क्योंकि कई बार जो है वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन हैं और वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जनतंत्र,
संवैधानिक तंत्र या जो है वो भीड़ तंत्र की बात की जाए तो एक ही है। अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र की बात की जाए तो समान बात है। धनिक तंत्र का उल्लेख जो है कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो इसमें सी विकल्प के लिए हो जाएगा। आपके जनतंत्र, अभिजात तंत्र और राजतंत्र की बात ये करते हैं, जबकि जो है वो धनिक तंत्र का उल्लेख ये नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई जो है वो अवधारणा इनके द्वारा नहीं दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कितने विषयों का अध्ययन जो है वो जो अपने दार्शनिक राजा के लिए जो है इन्होंने विषय बनाया था, उसमें कितने विषयों का अध्ययन जो है वो आवश्यक था, आपको दिया हुआ है और साथ में इसमें से कौन-सा विषय जो है वो नहीं पढ़ना था। तो आपको बताना है अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। चलें। तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा-सा वीडियो को आप लोग शेयर करिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक भी आप लोग सब लोग नहीं करते हैं। क्या बात है भाई? हमसे कोई नाराज़गी है? कोई मुकदमा चल रहा है आप लोगों का? यदि कोई विवाद हो तो बताइए, उसको जो है वो सुलझा लिया जाए। कुछ समस्या आ गई हो, कोई मतभेद हो गया हो तो उसको हम लोग जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलें। बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक की, भैया आपके केवल और केवल 3 विषय, केवल जो है वो दार्शनिक शासक को जो उच्च शिक्षा थी उसमें केवल और केवल जो है वो 3 विषय को रखा गया था। 3 विषय। और ये विषय भैया कौन-कौन से थे? तो यदि आप उन 3 विषयों की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र है। बीजगणित का इसमें जो है उल्लेख नहीं किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल जो 3 विषय हैं उसमें अंकगणित, खगोल शास्त्र और जो है वो संवाद शास्त्र ही आपको मिलेगा। तो आप लोग इसमें जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो हो जाएगा इसमें ए विकल्प का चुनाव आप लोग कैसे कर रहे हैं? अंकगणित, रेखागणित की बात की थी, लेकिन बीजगणित की बात नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा रहे हैं। ठीक है? जो शासक को 3 विषय पढ़ने थे उसमें अंकगणित, ठीक है? खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। अच्छा जी। चलिए बी विकल्प का यदि आप लोगों ने चुनाव किया है तो सबका सही है उत्तर। चलिए दिया है कि निम्नलिखित गुणों में से अरस्तू के अनुसार शासक के लिए कौन-सा विशिष्ट गुण है? चलें भैया। खगोल शास्त्र के अंतर्गत ही ज्योतिष शास्त्र आता है और उसी के अंतर्गत जो है वो सुरेंद्र जी का प्रश्न है, सर जो है वो ज्योतिष शास्त्र नहीं था क्या? तो खगोल शास्त्र के अंतर्गत आपका रेखा गणित आ जाएगा, आपका ज्योतिष शास्त्र आ जाएगा। चलें, आपको दिया है साहस, न्याय, संयम और विवेक। तो शासक का सर्वोत्तम गुण जो माना था वो किसको माना था भैया? न्याय को माना था। जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शासक को जो है वो न्यायप्रिय होना चाहिए, सभी गुण उसके अंदर होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए और न्याय भी होना चाहिए, लेकिन प्रधानता जो है किसकी होनी चाहिए? न्याय की होनी चाहिए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन सही है? आपको बताना है कि संयोजन कौन-सा सही दिया हुआ है। हॉब्स दिया है प्राकृतिक अधिकार, रॉबर्ट नाजिक दिया है लिंग संबंधी अधिकार, अमर्त्य सेन दिया है अधिकारों का सामुदायिक अ, परिप्रेक्ष्य और मार्था नुसबाम दिया हुआ है अधिकारों का बहुसंस्कृतीय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें से कौन-सा संयोजन जो है वो सही है? किसी एक को आपको चुनना है। चलें।
ध्यान रखिए, जो सामाजिक संविदा संवर्ग के विचारक हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों को जो है वो स्वीकार करते हैं। तो आपके हॉब्स, लॉक और रूसो जो है वो सामाजिक संविदा से संबंधित है, तो हॉब्स की भी बात करेंगे यदि आप, तो ये जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। तो ये आपका संयोजन जो है वो बिल्कुल ए विकल्प के लिए आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न दिया है कि थॉमस हॉब्स निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते हैं? जो है इनके राजनीतिक दर्शन का आधार क्या है, उस आधार को आपको बताना है। प्राकृतिक विज्ञान के नियम, धर्म विज्ञान, तत्व मीमांसा या सामाजिक विज्ञान। चारों में से किसी एक को चुनना है भैया। चलें। चलें। इनकी अवधारणा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? चलें। सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं भैया थॉमस हॉब्स निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अवधारणा के आधार पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते हैं, तो आपका जो थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन है, यदि आपने उसको जो है वो ठीक प्रकार से पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि थॉमस हॉब्स जो है यांत्रिक भौतिकवाद का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक भौतिकवाद। और जब आप यांत्रिक भौतिकवाद की अवधारणा को देखते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन-कौन से भैया? अणु, आपके अणु या कण कह लीजिए। और दूसरा क्या हो जाता है भैया? इनकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इन जो है, और ये दोनों जो आपके विचार हैं, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं आपको? प्राकृतिक विज्ञान से। प्राकृतिक विज्ञान के जो है ये विचार हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब थॉमस हॉब्स की बात की जाती है, तो यह जो है आपके यांत्रिक भौतिकवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य जो है वो मूल कणों से बना हुआ है, मूल अणुओं से जो है वो मनुष्य मिलके बना हुआ है, जिसकी अपनी जो है वो एक विशेष गतिज ऊर्जा होती है, जिसके आधार पे वह जो है वो कार्य करता है। और ये जो इनका सिद्धांत है, ये आपके प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोग इसमें प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत की बात करेंगे, तत्व मीमांसा नहीं, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के पर जो है यह आधारित है। आपका उत्तर जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने ये बताया है उनका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है वो जाएँगे ए विकल्प के साथ ही। तत्व मीमांसा एक अलग अवधारणा हो जाती है। और जब हम बात करते हैं हॉब्स के विचारों की, तो वो यांत्रिक भौतिकवाद सीधे जो है आपके विज्ञान से जुड़ी हुई अवधारणा है। चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। आपको सेवाइन, डनिंग, बार्कर और एबेनस्टीन दिया हुआ है, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए कुछ ऐसा टफ नहीं था, बस थोड़ा-सा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलें, बहुत बढ़िया। सब लोग इसमें ए विकल्प की ही बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया भैया। सबका उत्तर जो है इसमें गलत हो जाएगा।
जो लोग ये बात कर रहे होंगे, सब लोग आप लोगों को बी विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। बी विकल्प डनिंग का जो स्टेटमेंट है वो है डनिंग की एक पुस्तक है जिसका जो है वो नाम था हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंशिएंट एंड मॉडर्न। इसमें जो है आपके डनिंग महोदय ने कहा था कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि वह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा बी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइए, सिवाय इनके साथ नहीं। अगला प्रश्न, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? आपको बताना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। चलें भैया, चलिए संजय कुमार गुप्ता जी, हेलो। चलें, आपको दिया है संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। दूसरा दिया है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा दिया है संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। और चौथा दिया है संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती। चले, कौन सा सही नहीं है आपको उसका चुनाव करना है। चलें, तो आप सभी लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि संविदा इसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, जबकि जो है वो लॉक का मानना है कि जो है वो हर एक पीढ़ी को जो है वो सहमति देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए चुनाव है, चुनाव में जो है हर 5 साल के बाद आप अपना वोट देते हैं। तो ऐसा जो है लॉक का मानना था कि यह उचित नहीं होगा कि एक बार जो है एक पीढ़ी ने समझौता कर लिया और उसने सहमति दे दी, तो वही समझौता जो है वो स्वीकार करना पड़े उसके आने वाली पीढ़ी को। जो भी आएगा उसको जो है समझौते को जो है वो मान्यता देनी पड़ेगी, उस समझौते को जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं कह दिया गया है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब जो है आपको बी विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया है रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। दिया है व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनाने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। दूसरा दिया है गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। तीसरा दिया है गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। और चौथा दिया है गौरव तर्क को प्रेरित नहीं करता, उत्प्रेरित नहीं करता। सुरेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी प्रश्न मिलेगा आपको। आपका प्रश्न मैंने देख लिया है, आपके प्रश्न का जवाब जब आप प्रश्न आएगा तो उस समय दे दूंगा। चलें, सब लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसमें कहा गया है कि गौरव तर्क को प्रेरित नहीं करता। चलें, ध्यान रखिए, यदि आप समझ के उत्तर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझा है तो समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं रूसो की, तो रूसो महोदय का एक स्टेटमेंट तो कम से कम आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि कला व विज्ञान कला व विज्ञान ने मनुष्य को क्या कर दिया है? मनुष्य का जो है वो की नैतिकता का विकास कर दिया है। मनुष्य की नैतिकता का विनाश। कला और वो विज्ञान जो है वो मनुष्य की नैतिकता का
विनाश कर देती है। इसमें कहा गया है कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। जैसे ही मनुष्य को जो है अपनी कला की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपने विज्ञान की वजह से जो है वो गौरव प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, वैसे ही वो जो है वो चीज़ों से इसमें तर्क करना जो है वो छोड़ देता है। पहला विकल्प दिया हुआ है कि व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, उससे सिर्फ़ गौरव बनाने के लिए वर्ण करने के निमित्त है, बिल्कुल जो है इसमें सही है। दिया है गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव सहानुभूति से असंगत, जी बिल्कुल, गौरव जो है वो सहानुभूति से, जब आप जो है वो गौरव प्राप्त कर लेते हैं, तो आप किसी की सहानुभूति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, आपको जो है वो सहानुभूति नहीं मिलेगी। सहानुभूति किसको मिलेगी? किसी गरीब को मिलेगी, किसी लाचार को मिलेगी, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति मिलती है। जो है गौरव से सभी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे ही आपके पास जो है वो गौरव आता है, साथ ही यानी कि आपके पास जो है जब आपको मान-सम्मान मिलता है, तो उस मान-सम्मान के साथ आप उसका दुरुपयोग भी करना शुरू करते हैं और यहाँ से बुराइयों की जो है वो शुरुआत होती है। ये आपके जो है रूसो के विचार में आता है, जबकि गौरव जो है वो तर्क को प्रेरित नहीं करता, या जो है वो कहना उचित नहीं है। गौरव जो है वो तर्क को प्रेरित ज़रूर करता है, भले आप उसको स्वीकार करें या ना करें। जब आप अंधे हो जाते हैं, जब आपको अपनी किसी चीज़ का घमंड हो जाता है, तो आप जो है वो तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है वो गौरव से आपके तर्क की हानि नहीं होती है, गौरव से जो है आपकी नैतिकता की हानि होती है, या कला या विज्ञान से आपकी नैतिकता की हानि होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका उत्तर जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही होगा। क्लियर है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है? अगला प्रश्न। अगला दिया है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? आपको दिया है न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। चलें, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक आसान सा प्रश्न है। तो जो लोग इसमें जो है वो न्याय से संबंधित का चुनाव करेंगे, उनका उत्तर सही हो जाएगा। यदि ये प्रश्न आपका रटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको दिया हुआ है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? आपको थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और इनमें से कोई नहीं दिया है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? चलें, चलें। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक है आदर्श और एक है बर्बर। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श का मतलब क्यों? क्योंकि जो है जब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्यों की, सबसे पहले तो आप सभी का उत्तर जो है इसमें सी विकल्प के लिए आ रहा है। जितने सारे लोग जो है वो सी विकल्प की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सीवियर रूसो के साथ जाइए। जब रूसो महोदय आदर्श कहते हैं तो इनका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अवस्था में आनंद से अपना जीवन बिता रहा था। आनंद से अपना जीवन बिता रहा था। बर्बर इसलिए कहते हैं कि इसके पास सभ्यता का जो है अभाव था। सभ्यता का अभाव, अर्थात किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, यह सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान देता था। आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान देता था। यदि इसको भूख लगी है, तो इसको कोई जीव-जंतु मिल जाएगा, उसको मारेगा और खा जाएगा। भले जो है वो लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम इनकी बात करते हैं आपके रूसो महोदय की, तो ये मनुष्य को आदर्श बर्बर बताते हैं कि भैया इनका जीवन जो है आनंद से प्राकृतिक अवस्था में चल रहा था और यहाँ पे सभ्यता का जो है वो अभाव था। ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर आधारित जो है वो कार्य कर रहे थे।
लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ही आप देखेंगे कि एक चीज का विकास होता है जिसे कहा गया संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का विकास होता है और संपत्ति का जैसे ही विकास होता है, मनुष्य एक दूसरे से लड़ना भिड़ना जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी बर्बरता का जो है वो पूर्ण विकास हो जाता है। बर्बरता का पूर्ण विकास, संपत्ति की अवधारणा का विकास होता है, संपत्ति की अवधारणा से शक्ति की अवधारणा का विकास होता है और अब मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकता। अब वो लड़ेगा संपत्ति के लिए, एक दूसरे को मारेगा। जो वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बर्बरता कर रहा था, अब वो बर्बरता अपनी जो है वो संपत्ति के लिए करेगा। इसलिए ये कहते हैं कि अब जो है यहाँ पे आके जब संपत्ति का विकास हो जाता है, तब मनुष्य को जो है वो एक राज्य की आवश्यकता है और यह राज्य जो है वो सभी के हित पर आधारित होना चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर किसके लिए होगा? रूसो के लिए। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं, उनका उत्तर सही हो जाएगा। चलें, दिया है प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। आपको दिया है 1800 व्यक्ति, 540 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 5,040, 10,000 और 20,000। चलें, अब सुरेंद्र जी का प्रश्न था, कहाँ गए सुरेंद्र जी? हैं? सुरेंद्र जी हैं या निकल लिए? क्लास में अभी उपस्थित हैं? चलें भैया। सबका उत्तर इसमें जो है वो 5,040। यह 5,040 जो है वो संख्या कैसे प्राप्त की गई थी? सुरेंद्र जी, जो आपने प्रश्न पूछा, थोड़ा-सा मैं इरिटेट हुआ आपके प्रश्न पूछने की वजह से, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए 600 प्लस क्लास कराई है और 600 प्लस क्लास कराने के बाद संभवतः आप जो है वो पुराने विद्यार्थी भी हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कि आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। जब प्रश्न को ध्यान रखेंगे, तो आपसे दिया हुआ है कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या, ठीक है? अब इसमें जो ये आदर्श शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इनके दार्शनिक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यह इनके दार्शनिक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इनका मानना है कि यह सबसे अच्छा राज्य जो होना चाहिए, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए। तो केवल और केवल जो है, केवल राज्य की बात की थी इन्होंने। ना ही दार्शनिक राज्य की बात की थी और ना ही जो है अर्ध राज्य की बात की है। केवल और केवल जो है वो राज्य की बात की है कि एक राज्य जो है सबसे अच्छा राज्य वह होगा जिसमें जो है वो क्या होंगे, 5,040 व्यक्ति होंगे। या 5,040 जो है कमेंट करके बताइए यह संख्या जो है वो कैसे प्राप्त होती है। चलें, तेजी से कमेंट करिए, ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जो है यह संख्या निकाली गई थी। आपके जो है प्लेटो महोदय का मानना था कि यदि जो है वो प्रत्येक राज्य की जो संख्या है वो 5,040 होगी, तो यह दोनों स्थितियों के लिए जो है वो सबसे उपयुक्त है। किसके किसके लिए भैया? युद्ध की स्थिति और शांति की स्थिति, दोनों के लिए जो है यह संख्या उपयुक्त ये मानते हैं। चलें, बिल्कुल, तो यह जो संख्या है वो आपके पाइथागोरस प्रमेय से निकाली गई है। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के साथ जाइए। आप यदि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 गुणे 7 करेंगे तो आपको संख्या कितनी मिलेगी? 5,040। या यदि आप बात करते हैं किसकी, 7 गुणे 8 गुणे 9,
कि यदि गुणे 10 का यदि आप गुणा करेंगे तब भी आपको संख्या मिल जाएगी कितनी? 5040। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इन्होंने निकाला था और इनका मानना था कि यदि 5040 एक निश्चित संख्या होगी तो युद्ध और शांति दोनों के लिए ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूसो के लिए किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए, रूसो के लिए किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना है? चलें, उत्तर करिएगा। सही है, कर्तव्य है, शक्ति है, कानून है। रूसो के लिए किसे माफ करिएगा, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना गया? चलिए भैया, रूसो की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति इसमें से क्या है? सही या सत्य है, कर्तव्य है, शक्ति है या कानून है? जी। रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? रूसो की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है? चलिए, ध्यान रखिएगा, जब भी बात की जाती है, तो जब सामान्य इच्छा की बात की जाएगी, तो इसमें सभी की इच्छा शामिल होगी। सभी की इच्छा इसमें शामिल होगी, लेकिन क्या सभी की सभी इच्छाएं शामिल होंगी? जी नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी की केवल नैतिक इच्छाएं, केवल नैतिक इच्छा, कई बार बता चुका हूं, केवल नैतिक इच्छाओं को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। नैतिक इच्छा का मतलब क्या हो गया? आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिससे सबका कल्याण होता है, सभी का कल्याण, जिससे जिस इच्छा से सभी का कल्याण होता है उसी इच्छा को किसमें शामिल किया जाएगा? सामान्य इच्छा में। जैसे समझिए, यदि आपके पास जो है, मान लीजिए आप एक के नाम के व्यक्ति हैं और के नाम के पास 5 इच्छाएं हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये के नाम के व्यक्ति की 5 इच्छाएं हैं। इनकी ए, बी और सी, ये 3 इच्छाएं जो हैं वो व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत। और जो डी और ई, ये दोनों इच्छाएं हैं या सामूहिक हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कहने का आशय क्या है? व्यक्तिगत कहने का आशय है कि यदि ये कार्य होता है ए, बी और सी, आप मान लीजिए कि कार्य के रूप में देखिए कि आपके पास 5 कार्य हैं, तो ए, बी और सी यदि कार्य होता है तो मान लीजिए आपका इससे व्यक्तिगत लाभ होता है। मान लीजिए कि आपके जो है वो मोहल्ले में एक सड़क बननी है, ठीक? या आपके पास 2 इच्छा है कि मोहल्ले में हमारे जो है एक सड़क बन जाए और दूसरी है कि मोहल्ले में एक अस्पताल बन जाए। यदि सड़क बनती है, तो वह सड़क जो है चौराहे से केवल आपके घर तक आती है, आपकी मकान तक। तो उससे केवल आपको लाभ होगा। वह आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, यदि आप सड़क की डिमांड कर रहे हैं, तो यह सामान्य इच्छा में शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक अस्पताल बन जाए, जिससे पूरे गाँव का इलाज हो सके, तो यह आपकी सामूहिक और नैतिक इच्छा है, इसे सामान्य इच्छा में शामिल किया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को सामान्य इच्छा में स्थान दिया जाता है, जो नैतिक हैं, जो सभी के कल्याण से जुड़ी हुई हैं। और यही सामान्य इच्छा जो है, वो बाद में परिवर्तित हो जाती है किसमें भैया? कानून में। क्योंकि आप जो है अपनी सहमति दे देते हैं राज्य को, संप्रभु को। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, उनका उत्तर सही होगा। कोई समस्या किसी को, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ध्यान रखिए, एक फार्मूला याद रखिए। पहले, जो सदैव सत्य है, जो सदैव सत्य है, वह क्या है भैया? वह आपकी सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा है। और जो आपकी सामान्य इच्छा है, वही राज्य का कानून है। ये सत्य या नैतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सदैव सत्य और नैतिक है,
वही सामान्य इच्छा है, और जो सामान्य इच्छा है वही कानून है। क्लियर है? कोई बहुत मजेदार बात आप लोग कर रहे हैं जिस पे हंसी आ रही है आप लोगों को, तो मुझे भी बताइए, थोड़ा मैं भी हंस लूंगा। कभी कभार तो मुझे हंसने का आप लोगों के बीच में कम मौका मिलता है, तो आप लोग मेरे साथ भी जो है वो को एंजॉय करें। मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़ा आनंदित हो जाऊंगा, हो सकता है आप लोगों की बातों से। चलिए, दिया है कि किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। आपको अरस्तु, लॉक, प्लेटो और जीएस मिल दिया हुआ है। चलें, क्यों इनको स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है प्लेटो को? पहला स्वप्नलोकी। चलें भैया, पहला स्वप्नलोकी विचारक प्लेटो को क्यों माना जाता है? दो तरीके के विचार होते दो तरीके के विचार होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम विचार की बात करते हैं, तो ये आपके विचार जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं काल्पनिक, इनको स्वप्नलोकी भी कहा जाता है। और दूसरा होता है वास्तविक। तो विचार आपके हमेशा दो तरीके के होंगे, एक काल्पनिक या स्वप्नलोकी, एक दार्शनिक। काल्पनिक विचार कौन सा होता है? जो आप रात में सोते समय बिस्तर पे सोते हैं कि कल जो है वो 10 घंटा पढ़ूंगा, इस 10 घंटे में जो है वो कम से कम दो जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूंगा, और उसके बाद से कम 2 चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, और दो जो है वो आपके पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ूंगा। ये रात में आप जो है वो पढ़ के सोते हैं। ठीक है? अब सुबह जब आप उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद नहाना धोना सब कुछ अपना टाइम से करते हैं, और नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आपको लगता है कि अब जो है वो शरीर थोड़ी सी भारी हो गई है, तो 15 मिनट बस मोबाइल देख लेते हैं, क्योंकि रात भर में दुनिया भर में क्या घटा है ये मुझे कुछ पता है नहीं। रात भर में पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली हो गई। और आपके मोबाइल पे जो है एक सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, और आपके पास जो है एक इंस्टा नाम का भूत है, एक फेसबुक नाम का भूत है, और एक यूट्यूब नाम का भूत है। और इन तीनों भूतों के पास जो है एक परी है जिसका नाम है रील। और आप सोचेंगे कि मात्र 15 मिनट रील देखूंगा, और ये 15 मिनट का रील देखते देखते कब आपका 3 घंटे का समय निकल गया, सुबह का पूरा शिफ्ट खत्म। तो जो आपने रात में विचार बनाया था उसे वास्तविक धरातल पे जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो भैया वह आपका स्वप्न लोकी विचारक है। इन्होंने प्लेटो महोदय ने जो अपना विचार दिया आदर्श राज्य का या दार्शनिक राज्य की जो अवधारणा दी, वह कभी वास्तविक धरातल पे नहीं आ पाया, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? स्वप्न लोकी विचारक कहा जाता है। क्लियर है? आप सभी लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़िए, अगला दिया है प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? आपको हॉब्स दिया है, लॉक दिया है, रूसो दिया है और बेंथम दिया है। चलें, चलिए भैया। चलिए, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने भेद किया है?
आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न के लिए आना शुरू हो गया है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक और जो आपकी परंपरागत असमानता है उसके बीच जो है वो रूसो महोदय ने भेद किया है और इनका मानना है कि आपकी समानता समानता की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है भैया? राज्य आवश्यक है। और राज्य का निर्माण कैसे होगा? तो समझौते से होगा। बिना समझौते के जो है वो आपको समानता नहीं मिल सकती है। ये आपके रूसो महोदय बता देते हैं। सी विकल्प आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसने यह कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत और अल्प है? आपको बताना है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। चारों में से किसी एक को चुनना है। चलें। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन को जो है एकांकी बताया, ठीक है? एक पक्षीय जीवन है, क्षुद्र बताया, घिनौना बताया और पशुवत बताया। और मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करने के बाद ही इसने कहा कि यदि मनुष्य इतना घृणित टाइप का है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए जो है एक तानाशाह की आवश्यकता है। और उसके लिए इन्होंने जो है वो किसकी रचना की थी? आप लोग कमेंट करके बताएँगे। निरंकुश संप्रभुता की। निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा इन्होंने दे दी कि जब तक एक निरंकुश व्यक्ति नहीं होगा, तब तक एक दुष्ट मनुष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब आपके परिवार के बच्चे जब बहुत ही बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प होता है, उनको डराना। तो हॉब्स भी कहता है कि भैया ये इनका स्वभाव ऐसा है कि इनको प्रेम से नहीं समझाया जा सकता। जो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। और हॉब्स महोदय जो है अपने लेवियाथन में एक निरंकुश संप्रभु की जो है वो परिकल्पना करते हैं। उत्तर आपका जो होगा इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों को चुनने के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? जेएस मिल, टीएच ग्रीन, लॉक और रूसो। चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। बहुत ही बढ़िया। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ये स्टेटमेंट की यदि बात की जाती है तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आने लगा है डी विकल्प के लिए। जो लोग रूसो की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसो महोदय जो है जाने किसके लिए जाते हैं भैया? आपकी जनसंप्रभुता के लिए। ठीक। और इन्हीं का विचार था कि जो है अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन वे केवल और केवल जो है वो चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं, अन्य समय वो जो है वो स्वतंत्र के रूप में नहीं रह पाते। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोगों का स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण है, बार-बार पूछा जाता है। अरस्तू की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? आपको बताना है भैया। चलें। अरस्तू की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक। चलें। क्या अवहेलना की थी अरस्तू की हॉब्स ने? सब लोग हॉब्स की बात कर रहे हैं। हॉब्स महोदय जो है वो क्या अवहेलना करते हैं या क्यों कहा जाता है कि जो है वो अरस्तू के विचारों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति जो है वो हॉब्स है?
चलें, ध्यान रखिएगा। जब अरस्तू की बात की जाती है तो अरस्तू को कहा जाता है प्रकृतिवादी विचारक। और जब हॉब्स की बात की जाती है तो हॉब्स महोदय को कहा जाता है आपका भौतिकवादी विचारक। भौतिकवादी विचारक, ठीक है। यांत्रिक भौतिकवाद की अवधारणा मैंने आपको जो है वो बताई थी, जिसमें हॉब्स का मानना है कि जो है वो अ, संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या है, अणुओं का समुच्चय है। अणुओं का समुच्चय है। और अरस्तू की बात करते हैं, ये प्रकृतिवादी मानते हैं, तो इनका मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो किसके द्वारा भैया, नेचर के द्वारा। सब कुछ जो है वो नेचर ने बनाया है। तो एक तरफ जो है ये प्राकृतिक अवधारणा को मान रहे थे और इनके ठीक विपरीत चले जाते हैं कौन, आपके हॉब्स महोदय। उत्तर आपका जो हो जाएगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है, कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। तेजी से आप लोग इसको सुमेलित करिएगा। चलें, आपको दिया हुआ है शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा सादृश्य, भाग्य स्त्री की भांति है। चलें, चलें उत्तर तेजी से करेंगे। चलें भैया, बी विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है आप सभी का, तो पहले मिलाना पड़ेगा। चलें, तो यदि हम देखते हैं किसको, यदि हम देखते हैं आपके गांधी जी को, तो गांधी जी का जो विचार था वो शांति और अहिंसा का विचार था, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं किसको भैया, अरस्तु महोदय को, तो अरस्तु महोदय ने जो आपको विचार दिया उसे स्वर्णिम संतुलन का विचार कहा जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपके प्लेटो महोदय की, तो आप प्लेटो महोदय से चले आएंगे गुफा सादृश्य सिद्धांत, या मैकियावेली की जब बात करेंगे तो आपकी भाग्य स्त्री की भांति होती है, ये मानना था। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 आपके बी विकल्प में दिया है, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया है सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही। सामाजिक संविदा के जितने जो सिद्धांतकार हैं उनके संदर्भ में क्या सही है, दिया है विधि और नैतिकता के बीच भेद मिटाना, अंतरजात अधिकारों में विश्वास, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चलें, तो देखिए जो है वो सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकारों में नाम किसका आता है भैया, आपके हॉब्स का, लॉक का और रूसो का। ये जो है वो प्रमुख रूप से हॉब्स, लॉक, रूसो जो है वो आपके तीन तिकड़ी है जो सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करती है। ये लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं भैया, समझौते के माध्यम से, समझौते के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक। और राज्य जो है, जब राज्य आपका समझौते से निर्मित होगा तो यह किसमें है भैया, लोक सत्ता का निर्माण करेगा, जिसमें सबकी जो है वो सहमति शामिल होगी। तो सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण करना राज्य का जो है वो कार्य, चूंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य जो है स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका एक अंग होती है सरकार, जो राज्य के सभी कार्यों को मूर्त रूप में जो है वो करती है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब जो है वो मानते हैं कि सामाजिक सहमति के साथ जो है वो लोक सत्ता का निर्माण करना है, राज्य का निर्माण करना है। बिना सामाजिक सहमति के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए दिया है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? आपको बताना है किसके ऊपर जो है वो लिखी गई है, किसकी मीमांसा है। आपको हीगेल और कांट दिया हुआ है, मार्क्स और वेबर दिया है, प्लेटो, हीगेल और मार्क्स दिया हुआ है, प्लेटो और अरस्तू दिया है। चलें। तो भैया कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमीज की जब बात करेंगे तो यह आपके प्लेटो, हीगेल और मार्क्स के विचारों पर लिखी गई जो है वो मीमांसा है। उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, रुकूंगा नहीं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स एवं एंजल की है? आपको ओरिजिन ऑफ स्पेसीज दिया हुआ है, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी दिया हुआ है, जर्मन आइडियोलॉजी दिया हुआ है, हिस्टोरिकल इन एविटेबिलिटी दिया हुआ है। चारों में से एक को चुन लीजिए कि कौन सा इसमें से जो है वो। चलें भैया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है वो जर्मन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सबका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो यह आपके कार्ल मार्क्स और एंजल दोनों के द्वारा जो है वो मिलकर लिखी गई थी। साथ में बात करेंगे किसकी? द आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्लस एक और पुस्तक है जिसका नाम है द हॉली फैमिली। द होली फैमिली। ये तीन पुस्तकें जो हैं, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, ये मार्क्स और एंजल दोनों की जो है वो सम्मिलित रूप से दोनों ने मिलके लिखा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे तो केवल जो है यह मार्क्स की रचना है। द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी बात करेंगे तो यह केवल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और हिस्टोरिकल इन एविटेबिलिटी की बात करेंगे तो यह भी जो है वो आपके मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई है। जबकि द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी, ये तीन पुस्तकें जो हैं आपके एंजल और मार्क्स दोनों के द्वारा लिखी गई थी। अगला दिया है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? आपको हीगल, लास्की, सेबाइन और ग्रीन में से किसी एक को चुनना है। चलें। चलें, तो आसान सा स्टेटमेंट है, जो लोग इसमें सेवाइन की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। सेवाइन कहते हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। सेवाइन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? आपको दिया है, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, या हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, या स्थायी है, यह व्यक्तिगत है। चारों में से आपको जो है वो देख लेना है कि कौन कौन सी इनके जनरल विल में शामिल होगी। चलिए, जनरल विल माने सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा। चले, तो इच्छा जो होती है अंतर्मन की आवाज होती है या आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है? बिल्कुल। हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा, सबसे अच्छी का मतलब क्या हो गया भैया? नैतिक इच्छा। ठीक, जो सबके कल्याण की बात करता हो तो यह भी हो जाएगा। और जो है समझौता अस्थाई होता है, अस्थाई तो होता नहीं है। तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। व्यक्तिगत इच्छा को जो है शामिल नहीं किया जाता है सामान्य इच्छा में, तो 1, 2, 3 के लिए आपका उत्तर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या तो नहीं है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उनके राइटर के नाम दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग तेजी से सुमेलित करेंगे, जितनी तेजी से हो सके करिए। मैं प्रश्न को तब तक एडजस्ट भी कर देता हूँ कि आपको पढ़ने में असुविधा ना आए। चलें, दोनों सूचियों को सुमेलित कर दीजिए आप लोग। चलें भैया।
तो इसमें आप जाएँगे किसके साथ? प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था भैया? रिपब्लिक था। अब एक ही को मिलाएँगे तो आसानी से आपका प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि 1 का बी जो है वो केवल एक ही विकल्प में दिया हुआ है, बी विकल्प में। तो प्लेटो के द्वारा जो है वो रिपब्लिक लिखी गई थी, बेंथम के द्वारा जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखी गई थी, लास्की के द्वारा जो है वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जेएस मिल के द्वारा जो है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी गई थी। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न दिया है, अरस्तु को वरीयता देता है, किसको वरीयता देता है भैया? राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। क्या है यह पॉलिटी? आप सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटी। तो क्या है पॉलिटी जिसको वरीयता देते हैं? बी विकल्प जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के संदर्भ में जो है अरस्तु महोदय का कहना था कि एक ऐसा शासन है जिसमें जो है कुछ प्रबुद्ध लोग, कुछ मध्यम वर्गीय, ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध लोगों का शासन। और शासन कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, यह शासन जो होना चाहिए वो सामान्य हित को सर्वोपरि, सबसे ऊपर रखने वाला, सबसे ऊपर रखने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक व्यक्ति का हित नहीं होना चाहिए। जी, किसी एक व्यक्ति का जो है इसमें हित शामिल नहीं होगा। व्यक्तिगत हित पे इस पे जो है वो कार्य नहीं किया जाएगा। क्वालिटी में जो है वो सबके सामान्य हित की बात की जाती है, और सामान्य हित का मतलब होता है सबका हित, ऐसा हित जिससे सबको लाभ होता हो। उत्तर आपका इसमें होगा जो वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हाब्स को पितृसत्तात्मक बताया जा रहा है, अरस्तु को राजनीति, रूसो को जो है सामाजिक अनुबंध, और मार्क्स को कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, हाब्स जो है वो निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं, न कि पितृसत्तात्मक अवधारणा के लिए। हाब्स का जो पितृसत्तात्मक अवधारणा की यदि बात करते हैं तो इसके लिए जाने जाते हैं हेनरी हेनरी मैन। पितृसत्तात्मक अवधारणा जो है वो आपके हेनरी मैन के द्वारा दी गई थी, जबकि अरस्तु की बात करेंगे तो पॉलिटी इनका है। चलिए, रूसो की बात करेंगे, सामाजिक अनुबंध के समर्थक हैं। मार्क्स के द्वारा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। तो आपका ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, लॉक के सामाजिक समझौते में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में, आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं संप्रभु के मध्य, जनता एवं सरकार के मध्य। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लॉक महोदय की जब बात होती है तो लॉक महोदय जो है वो दो तरह का समझौता कराते हैं। पहला समझौता जो होता है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होता है, और जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता होता है तो इससे उत्पन्न होता है नागरिक समाज। नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो समझौता होता है वह होता है आपके व्यक्तियों प्लस संप्रभु के बीच में, और इससे उत्पत्ति होती है किसकी? राज्य की। पहले समझौते से जो है वो नागरिक समाज की उत्पत्ति, और दूसरे से जो है वो राज्य की उत्पत्ति। पहले समझौते को जो है वो अ,
जी, नागरिक समाज। चलें, कुछ बताना चाह रहा था लेकिन दिमाग से उतर गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला दिया है कि रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? आपको दिया है नाटकीय शैली, इसमें से कोई नहीं, काव्यात्मक शैली, सामान्य गद्यात्मक शैली। चलें तेज़ी से उत्तर करेंगे। रिपब्लिक के लिए किस शैली में लिखा गया है? नाटकीय, काव्यात्मक या सामान्य गद्यात्मक? चलें तो ध्यान रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही होगा। क्यों कोई नहीं सही होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। यदि आप देखेंगे प्रारंभिक यूनानी विचारकों को देखेंगे भैया, तो इसमें बात की गई है भैया आपके रिपब्लिक की, ठीक है? तो जो प्रारंभिक यूनानी विचारक थे, सामान्यतः जो है वो सारे विचार इनके संवाद में ही जो है होते थे। क्यों संवाद में होते थे? क्योंकि ये जो है वो क्या करते थे, ये लोग जो है वो जो टीले हुआ करते थे या मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। बाकी जो जनता थी वो नीचे, बाकी लोग जो है वो नीचे बैठ जाते थे। जैसे आजकल स्टेज बना दिया जाता है और जो कथा व्यास लोग होते हैं ऊपर बैठ जाते हैं, कोई भी मंचासीन व्यक्ति जो है बैठ जाता है, नीचे बाकी जो लोग बैठ के सवाल पूछते हैं। वैसे ही जो है यूनान में भी परंपरा थी कि यूनान में जो राजनीतिक विचारक थे वो जो है एक ऊँचे स्थान पे खड़े हो जाते थे और बाकी लोग जो है प्रश्न पूछते थे और उसका जवाब दिया जाता था। तो यह संवाद शैली थी और इसी को जो है बाद में लिपिबद्ध किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न यह है कि हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है वह है। हॉब्स का जो चिंतन था उसमें जो है वो कौन-सा तत्व मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है? आपको बताना है संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, समानता की कामना। चलें। भैया जब हम बात करते हैं हॉब्स महोदय की, तो हॉब्स महोदय जो है वो मनुष्य को दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी मान रहे थे, ठीक है? अब जब यह दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी था तो इसकी दुष्टता की वजह से प्राकृतिक अवस्था में जो है वो अराजकता फैल गई। अराजकता, इस अराजकता का कारण क्या था? इस अराजकता का कारण थी संपत्ति। और अब मनुष्य को इस अराजकता से बाहर निकलना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? समझौता। और समझौता जब होगा तब उत्पत्ति होगी किसकी? राज्य की। और इस राज्य का स्वरूप कैसा होगा? भैया निरंकुश। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अराजकता की वजह से जो है वो मनुष्य अपने आप की जो है वो सुरक्षा करने के लिए आता है। किसमें? राज्य में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह इसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप लोग उत्तर करेंगे ऑस्टिन, रूसो, लॉक और हॉब्स। चलेंगे। चलें भैया तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके सामाजिक समझौता है, उस सामाजिक समझौते का आप लोग यदि सभी लोग डी विकल्प हॉब्स की बात कर रहे हैं। हॉब्स महोदय जो है वो निरंकुश जो है वो संप्रभुता की बात करते हैं और इसके लिए जो है इन्होंने क्या किया था? अपने सभी अधिकारों का समर्पण करवा दिया था। केवल जो है वो यदि आपके जीवन को खतरा है तभी आप जो है वो संप्रभु के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं। इतना आपने समझा होगा। तो इस समझौते के माध्यम से यह इनकी शपथ है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में तो आप वोट देने जाते हैं, उस समय क्या क्या था? तो भैया आपको प्रण लेना था। प्रण लेना था, क्या प्रण था भैया?
तो प्रण यही था कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार को इसको सौंपोगे और इस तरह सभी कार्यों की स्वीकृति देंगे। यह कथन की यदि बात की जाती है तो यह आपके हाब्स का स्टेटमेंट हो जाता है। जो लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, अकेले समझौता नहीं हो सकता है। ये समझौते में भी जो है वो 2 पार्ट हैं। इसमें कह रहे हैं कि मेरा समझौता जो है वो तभी तक लागू होगा, भाव समझिएगा, कि जब तक आप लोग यदि सभी लोग यदि मान लीजिए हम लोग जो भी हम लोगों की संख्या है, किसी बात को जब तक सभी लोग स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक जो है वो समझौता प्रभावी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया तो मुझे क्या कर दिया गया भैया कि आइए आपको जो है वो स्पेशल क्लास उपलब्ध करा देते हैं और जो लोग नहीं मानेंगे उनको जो है वो निकाल बाहर करेंगे। नहीं, सबको स्वीकार करना पड़ेगा तभी समझौता जो है वो पूर्ण होगा। यह हॉब्स का विचार है, डी विकल्प आपके लिए होगा सही। और इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास को पूर्ण विराम देंगे। बाकी जाते-जाते आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में जिन लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो लोग शाम को 6 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़ें। शाम को 6 बजे से आपकी जो है वो ज्योग्राफी की क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे ही। तो ज्योग्राफी वाले लोग शाम को 6 बजे जुड़ें। हिस्ट्री वाले लोग जो है वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हमारे साथ जुड़ेंगे। इकोनॉमिक्स वाले लोग शाम के 7 बजे से जो है वो जुड़ के अपना अभ्यास आप लोग नियमित रूप से करिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जाते-जाते वीडियो को लाइक और शेयर